देखिए हम लोगों ने कल म्यूटेशन शुरू किया था ना। अरे बोलो, सांप भी सुना रहता है तुम लोग को? है ऐसे सन्नाटे में बैठे रहते हो यार तुम लोग। म्यूटेशन कर लिया था तो म्यूटेशन के आज टाइप समझने हैं। देखो, अगर किसी क्रोमोसोम के छोटे से हिस्से में होता है तो छोटा सा हिस्सा किसी क्रोमोसोम का क्या कहलाता है? जीन। तो अगर किसी जीन के अंदर म्यूटेशन हो जाए तो उसे हम लोग जीन म्यूटेशन कहते हैं। अगर किसी क्रोमोसोम की आर्म में कोई दिक्कत आ जाए तो उसे क्रोमोसोमल एबेरेशन कहते हैं। और अगर पूरा का पूरा होल क्रोमोसोम ही पूरा गायब हो जाए, गेन हो जाए या लॉस हो जाए तो उसे हम जीनोमैटिक म्यूटेशन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? जीनोमैटिक म्यूटेशन कहते हैं। मैंने फिर से बताया, अगर क्रोमोसोम के छोटे से पार्ट में हो रहा है, मतलब एक जीन में म्यूटेशन हो रहा है, तो उसे क्या कहेंगे? जीन म्यूटेशन। अगर क्रोमोसोम की किसी आर्म के अंदर कोई चेंज आ रहा है तो उसे क्या कहते हैं? क्रोमोसोमल एबरेशन। और अगर पूरा का पूरा क्रोमोसोम ही गायब हो जाए तो उसे हम लोग कहते हैं, गायब भी हो सकता है, एक्स्ट्रा भी हो सकता है। उसमें अभी क्या कंडीशन है वो अभी समझाऊंगा मैं चार्ट की फॉर्म में। आ जाइए दीदी। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं जीन म्यूटेशन की। जीन म्यूटेशन की, जीन म्यूटेशन का सबसे पहला टाइप होता है जिसे हम लोग कहते हैं पॉइंट म्यूटेशन। क्या कहते हैं? पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन का मतलब क्या होता है, इस बात को आप समझिएगा। देखिए देखिए, आप लोगों ने बायोमोलिक्यूल में देखो बेसिक पढ़ा है। आपने जाना होगा कि डीएनए दो स्ट्रैंड का मॉलिक्यूल है। तो अगर डीएनए दो स्ट्रैंड का मॉलिक्यूल है और किसी भी प्रोटीन को बनाने की इंफॉर्मेशन डीएनए के पास है, तो डीएनए से क्या बनता है? आरएनए। क्या बनता है डीएनए से? आरएनए बनेगा। और आरएनए आगे चल के क्या बनाएगा? किसी भी प्रोटीन को, किसको बनाएगा? तो प्रोटीन को। तो जब भी डीएनए से आरएनए बनता है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग? ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहेंगे? आरएनए से प्रोटीन बनेगा तो क्या कहेंगे? ट्रांसलेशन। तो अब एक बात बताओ आप, अगर डीएनए के अंदर चेंज आएगा तो उससे बनने वाले आरएनए में भी चेंज आएगा। अगर आरएनए में चेंज आएगा तो उससे बनने वाले प्रोटीन में भी चेंज आएगा। आएगा या नहीं आएगा? आएगा ना। डीएनए में बदलाव आएगा तो आरएनए में बदलाव आएगा, आरएनए में बदलाव आएगा तो उससे बनने वाली प्रोटीन के अंदर भी बदलाव आ जाएगा। आई होप यू गॉट इट। अब बेसिकली क्या होगा, जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन होती है वो नाइट्रोजन बेसिस की फॉर्म में होती है। ऐसे ये, अब इसको कहते हैं एक बेस पेयर। ये क्या है? वन बेस पेयर। क्या है? वन बेस पेयर। हम लोग किसी भी ऑर्गेनिज्म के जीनोम की कॉम्प्लेक्सिटी को बेस पेयर में मेजर करते हैं। मतलब कोई ऑर्गेनिज्म कितना कॉम्प्लेक्स है, कितना उसका बड़ा जीनोम है, उसको हम लोग मेजर करते हैं बेस पेयर में। जितने ज्यादा नंबर ऑफ बेस पेयर्स उतना बड़ा डीएनए। हमारे अंदर कितने हैं? हमारे डीएनए में 3.3 बिलियन केमिकल बेस पेयर। कितने हैं? 3.3 बिलियन केमिकल बेस पेयर्स। ये एक है ए और टी वाला। अब जैसे मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 बेस पेयर का डीएनए बनाया है। ऐसे हमारे कितने हैं? 3.3 बिलियन लगे हुए हैं। कितने बड़े जानते हो? ये अगर आप मतलब उसको लिखना चाहो ना तो कितना डेटा लगेगा जानते हो? 3.3 बिलियन को लिखने में आप एक पेज लो, उसमें 1000 लेटर लिखो।
ऐसे ही पेजेस जिसमें हर एक पेज में 1000 लेटर है, ऐसी एक बुक बनाओ जिसमें 1000 पेज हो, तो ऐसी 3300 बुक लगेंगी। इतने बेस पेयर है हमारे। आई समझ में नहीं आई? इतना बड़ा जीनोम है, मतलब अगर उसको बेस पेयर की फॉर्म में लिखना चाहूं तो इतना लिख लेना, आप तसल्ली से लिख लेना घर जाके, फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं फिलहाल अभी स्थिति में नहीं हूँ लिखने की, घर जाके तुम लोग लिख लेना आराम से, ढूंढ डांट के कहीं से मिल जाएगा, एनसीबीआई के पेज पे मिल जाएगा, लिख लेना। अब ध्यान से सुनना, अब अगर एक सिंगल बेस पेयर में चेंज आता है तो इसे कहते हैं पॉइंट म्यूटेशन। क्या कहते हैं इसे? पॉइंट म्यूटेशन। एक बेस पेयर में चेंज आया तो पॉइंट म्यूटेशन। और अगर कुछ बेस पेयर में या किसी एक सेगमेंट में चेंज आ गया तो उसे कहते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। क्या कहते हैं उसे? फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। अब ये कैसे समझ में आए फ्रेम शिफ्ट कैसे, फ्रेम कहां बदला? तो इस बात को आप ऐसे समझना, दो बना रहा हूं, एक तरफ नॉर्मल कंडीशन है और दूसरी तरफ म्यूटेशन रखते हैं, म्यूटेशन करवाएंगे हम लोग। इससे आरएनए बनेगा। तो याद रखना, देखो मैं अभी बता नहीं रहा हूँ ये, हालांकि मॉलिक्यूलर में समझाऊंगा, ये सब एबीसीडी क्या लिख रहा हूँ तुम्हारे मॉलिक्यूलर में अच्छे समझ में आ जाएगा। तो जहां पे भी ए होगा उसका अपोजिट हमेशा टी होगा, जहां टी होगा उसका अपोजिट हमेशा ए होगा, जहां जी होगा उसका अपोजिट हमेशा सी होगा, जहां सी है उसका अपोजिट हमेशा जी होगा। याद रखना इस बात को, पहली चीज। दूसरी चीज ये याद रखना कि जब आरएनए बनेगा तो जहां ए होगा उसके अपोजिट टी ना के, थाइमीन आरएनए में नहीं होता, उसमें यूरेसिल होता है, और जहां पे थाइमीन है उसकी जगह एडेनिन लगी जाएगा। आरएनए में कैसे? जैसे ये टी है, इसकी कॉम्प्लीमेंट्री क्या आना चाहिए? ए। क्या आना चाहिए? ए। ए की कॉम्प्लीमेंट्री क्या आना चाहिए? यू। ठीक है, क्लियर है मेरी बात आपको? ये आरएनए बना दिया। अब इस आरएनए के अंदर ये जो तीन तीन का ये लगा हुआ है सेट, इस तीन के सेट को हम लोग कहते हैं एक कोडॉन। क्या कहते हैं इसे? हर एक कोडॉन एक अमीनो एसिड के लिए स्पेसिफिक होता है, मतलब एयूजी जैसे मिथियोनिन नाम के अमीनो एसिड को बनाता है, मतलब कोड करता है। ऐसे ही ये लाइसिन के लिए करेगा, ये ग्लाइसिन के लिए कर लेगा, ये थ्रेओनिन के लिए कर लेगा, ठीक है। अब ये जो अमीनो एसिड लगे हुए हैं ना, इन अमीनो एसिड के अंदर जो इसका अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है? ये तो ये जो साइड चेन है ना, इसकी जगह बहुत सारे कंपाउंड लगे हो सकते हैं, कुछ भी लगा हो सकता है ना। तो इसकी जो साइड चेन होती है उसमें साइड चेन में जो ग्रुप लगते हैं उन ग्रुप का कैसा चार्ज है, वो चार्ज डिसाइड करता है कि ये प्रोटीन किस तरीके से फोल्ड होगी, उसका फाइनल स्ट्रक्चर क्या होगा। और वही फाइनल स्ट्रक्चर प्रोटीन का डिसाइड करेगा कि फिनोटाइप क्या होगा, मतलब वो जो फंक्शनल ये जो बनी है ये फंक्शनल प्रोटीन बन गई, जो आपकी बॉडी में बहुत सारे काम कर सकती है, मल्टीपल रोल प्ले कर सकती है। डिपेंड करेगा वो किसके लिए बनाई गई है, हार्मोन के लिए बनी है, एंजाइम के लिए बनी है, स्ट्रक्चरल बनी है, हेयर के लिए बनी है, नेल्स के लिए बनी है, किसके लिए बनी है वो डिपेंड करेगा। लेकिन अगर इसी में सपोज करो हम एक पॉइंट म्यूटेशन कर देते, पॉइंट, मैं इसमें से क्या करता हूं, ये जी और सी को डिलीट कर दे रहा हूं, इसका डिलीशन कर दे रहा हूं।
ठीक है, अब इससे आरएनए बना देते हैं अपन। ठीक है जी, यहाँ पे पहला कोडॉन क्या था, एयूजी। देखो कोडॉन बदला, बदला नहीं बदला। दूसरा क्या था यहाँ पे, सीएयू। यहाँ पे क्या हुआ, पहले क्या था, जीसीए, क्या हो गया, और लास्ट वाला क्या था, यूजीसी। यहाँ पे है ही नहीं, तो रीडिंग फ्रेम आगे की तरफ शिफ्ट हो गया, एक एक शिफ्ट कर गया, जिसकी वजह से आगे का पूरा रीडिंग फ्रेम बदल गया। इसी चीज को कहते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, जिसमें रीडिंग फ्रेम बदल जाए, क्या कहते हैं उसे, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। क्लियर है। और ये जो था, क्या एयूजी जिस अमीनो एसिड के लिए कोड करेगा उसके लिए कर पाएगा, नहीं, क्योंकि कोडॉन अलग है। तो यहाँ पे डिफरेंट अमीनो एसिड आएगा, यहाँ पे डिफरेंट अमीनो एसिड आएगा, डिफरेंट अमीनो एसिड आएगा, और यहाँ पे आएगा ही नहीं। अब इसकी वजह से अगर प्रोटीन बनेगी तो वो कैसी बनेगी, नॉन फंक्शनल। क्या बनेगी, या तो नॉन फंक्शनल प्रोटीन बनेगी, या वहां पे कोई प्रोटीन नहीं बनेगी, वहां पे कोई प्रोटीन नहीं बनेगी। मेरी बात आपको समझ में आई, ये म्यूटेशन हुआ है और एक बेस पेयर का चाहिए चेंज किया है। अगर मैं इसके पूरे सेगमेंट को बदल देता तब भी वही होता, रीडिंग फ्रेम बदलता, तो भी उसे क्या कहते हैं, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। यहाँ पे मैंने एक बेस पेयर को बदला, उससे भी रीडिंग फ्रेम बदल रहा है, लेकिन चूंकि वो एक बेस पेयर में हो रहा है इसलिए उसे मैं पॉइंट कह रहा हूं, और अगर पूरे सेगमेंट में होता तो उसे मैं क्या कहता, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। क्लियर है मेरी बात आपको। अब इसमें एक चीज और होती है, इसमें क्या होता है, जैसे सपोज करो पॉइंट म्यूटेशन के भी 3 टाइप है, पॉइंट म्यूटेशन के 3 टाइप है। जैसे सपोज करो नॉर्मल कोडॉन म्यूटेट होकर म्यूटेशन हुआ और डिफरेंट कोडॉन बन गया, और यहां पे डिफरेंट कोडॉन डिफरेंट अमीनो एसिड के लिए कोड कर रहा था, तो इसे कहते हैं मिससेंस म्यूटेशन। क्या कहते हैं इसे, सपोज करो एक नॉर्मल कोडॉन म्यूटेट हुआ और उसने डिफरेंट अमीनो एसिड बना लिया या डिफरेंट कोडॉन बना लिया, लेकिन डिफरेंट कोडॉन सेम अमीनो एसिड के लिए कोड करे जो जिसके लिए वो कोड कर रहा था। मतलब जिस अमीनो एसिड के लिए ये पहले कोडॉन कोड कर रहा था वही सेम अमीनो एसिड बाद में भी आए, तो यहां पे तो कोई चेंज नहीं हुआ, तो इसे कहते हैं साइलेंट म्यूटेशन। मतलब कोडॉन बदला है लेकिन अमीनो एसिड नहीं बदला, इसे क्या कहते हैं। ऐसे म्यूटेशन हमारे अंदर होते रहते हैं, बहुत होते हैं, लेकिन उससे हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि अमीनो एसिड तो बदला ही नहीं। अगर अमीनो एसिड चेंज होगा तो प्रोटीन का स्ट्रक्चर चेंज होगा, तो फिनोटाइप बदलेगा। अगर नॉर्मल कोडॉन म्यूटेट करे और डिफरेंट कोडॉन आए, लेकिन अब की बार ये स्टॉप कोडॉन के तौर पे एक्ट कर जाए, मतलब ये क्या करे, वहां पे टर्मिनेट कर दे ट्रांसलेशन को, मतलब प्रोटीन ही ना बन सके, क्या कर दे, प्रोटीन सिंथेसिस को टर्मिनेट करवा दे, ट्रांसलेशन को टर्मिनेट करा दे। तो ऐसी कंडीशन में इसे कहते हैं नॉनसेंस म्यूटेशन। क्या कहते हैं इसे, नॉनसेंस म्यूटेशन। क्लियर है मेरी बात आपको। तो मिससेंस का मतलब, अब इसको ऐसे डायग्राम से समझो, इधर देखो, ये बीच वाला है, ये नॉर्मल है, एक कंडीशन में ए के आगे जी लगा दिया है,
और एक के आगे ए को हटाई दिया, डिलीशन कर दिया एक बेस का। तो जब एक को इंसर्ट करा तो भी रीडिंग फ्रेम बदल रहा है, देखो इससे इससे मैच करके देखो, ऊपर बदल रहा है सारा। और जब डिलीट कर दिया एक ए को यहां से, तब भी रीडिंग फ्रेम पूरा बदल गया, मैच करके देखो उससे। तो ये रीडिंग फ्रेम बदल रहा है। अच्छा, यहाँ पे म्यूटेशन को ना एक्सप्लेन करके ये बताना चाहते थे कि जो कोडॉन होते हैं 3 नाइट्रोजन बेस के बने होते हैं, इसलिए ये बात समझाई गई थी। मतलब क्या है, ये देखो, अब इन्होंने 3 को इंसर्ट करा और 3 को डिलीट करा, तो रीडिंग फ्रेम के ऊपर कोई चेंज नहीं आया। लेकिन एक को करते या 2 को भी करते तो भी रीडिंग फ्रेम चेंज होता। तो ये बताता है कि जो कोडॉन्स होते हैं वो 3 नाइट्रोजन बेस के बने होते हैं। मैनिक्योर बाद में कर लेना बहन। नेल कटर में कल खरीद के लाया था, बहुत बढ़िया सा, बहुत शानदार, अलग ही वैरायटी का था वो। तो बाद में दे दूंगा, उसे बैठ के आराम से तसल्ली से काट लियो। मैं यहाँ पे कुछ बता रहा हूँ, मेरी बात सुन ले बहन। चले मक्कार, ये बात समझ में आई है जो बताई मैंने। अब देखो इस चैप्टर की बात समझो। इधर देखना, इसमें कोई म्यूटेशन नहीं है। कोडॉन का नाम है टीटीसी, या डीएनए लेवल, एमआरएनए लेवल और प्रोटीन लेवल। टीटीसी कोड कर रहा है लाइसिन के लिए, किसके लिए? सबसे पहले साइलेंट म्यूटेशन हुआ, देखो सी किससे चेंज हुआ, टी से हुआ। तो यहाँ पे क्या बन गया, लाइसिन बनना था, बाद में भी लाइसिन बना। तो अगर कोडॉन बदला लेकिन अमीनो एसिड नहीं बदला तो क्या है? अब देखो टीटीसी था, टी को ए ने रिप्लेस कर दिया, कर लिया। लेकिन एटीसी आते ही स्टॉप कोडॉन बन गया, ये यूएजी स्टॉप कोडॉन होता है। 3 होते हैं स्टॉप कोडॉन, यूएजी, इसको याद करना, उल्लू आया गया, यूजीए उल्लू गया आया, और यूएए उल्लू आया आया। तो 3 है स्टॉप कोडॉन। क्लियर है मेरी बात आपको? तो इससे देखो, नॉर्मल नॉर्मल था, एटीसी बना, पहले पहले यहाँ पे एमआरएनए लेवल में कोडॉन क्या था, एएजी, अब क्या हो गया, यूएजी। अब क्या बन गया, स्टॉप कोडॉन। इस प्रोसेस में आते ही टर्मिनेट हो जाएगा प्रोसेस, ट्रांसलेशन नहीं, क्या कहेंगे उसे, नॉन सेंस म्यूटेशन। मिससेंस में कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव याद नहीं करना, बस एक चीज याद रखो, क्या, कि यहाँ पे टीटीसी था, यहाँ पे टीसीसी हो गया, इससे कोडॉन क्या हो गया, एजीजी, जिससे आर्जिनिन आया। देखो कोडॉन भी बदले और अमीनो एसिड भी बदले, नाइट्रोजन बेस से कोडॉन भी बदला और अमीनो एसिड भी बदला, तो क्या होगा वो, मिससेंस म्यूटेशन। क्या होगा वो? क्लियर है मेरी बात आपको? पक्का? चलिए बहुत अच्छी बात है, अगर आपको ये बात पता चल गई तो आओ वापस। देख रहे हो, तो मैं एक छोटी सी बात समझाने के लिए मुझे कितने जोर लगाने पड़ रहे हैं। मतलब मैंने अब तक कितनी स्लाइड खोल दी और कितने चित्र बनाने की कोशिश कर दी, केवल एक छोटी सी बात समझाने के लिए। और लास्ट में वो बात के लिए तुम ये सोच रहे हो ये इतनी देर से समझा रहा है, ये 3 का होता है रीडिंग फ्रेम बदलना। मुंह से बता देता, मुंह से बताता तो होता नहीं काम। आ रही है मेरी बात समझ में सभी को? यहाँ तक क्लियर है? पक्का क्लियर है? वाटर ब्रेक। आज चाय अच्छी नहीं पिलाई, टी वॉज नॉट गुड। इधर देखिए, पॉइंट म्यूटेशन के टाइप। अच्छा, पॉइंट म्यूटेशन किस किस कारण से हो सकता है? पॉइंट म्यूटेशन, डिलीशन, कोई भी बड़बड़ा रहा है, मुझे बड़बड़ाने की आवाज आ रही, सिर फोड़ दूंगा, बता रहा हूं मैं, चाहे एफआईआर में सको चाहिए, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, डिलीशन, इंसर्शन, कोई इतनी बड़ी एफआईआर सजा होगी नहीं उसमें, मुझे पता है, लेकिन सबक सीख जाएंगे बहुत सारे कि अगली बार बात करें सिर फोड़ देगा ये। ठीक है, इधर देखो, डिलीशन, इंसर्शन या सब्स्टिट्यूशन।
ऑफ सिंगल बेस पेयर, ठीक है। इसके 3 टाइप थे, मिससेंस म्यूटेशन, नॉनसेंस म्यूटेशन और साइलेंट म्यूटेशन। मिससेंस म्यूटेशन में क्या हुआ था, डीएनए में नाइट्रोजन बेस चेंज, एमआरएनए में कोडॉन चेंज और प्रोटीन में डिफरेंट अमीनो एसिड, ठीक है। इसमें क्या हुआ था, डीएनए में एनबी मतलब नाइट्रोजन बेस चेंज, एमआरएनए में मैंने कोडॉन को चेंज लिखना था, चेंज, बट प्रोटीन में नो ट्रांसलेशन, मतलब वो स्टॉप कोडॉन बन गया। साइलेंट म्यूटेशन में डीएनए में नाइट्रोजन बेस चेंज, एमआरएनए में कोडॉन चेंज, बट प्रोटीन में सेम अमीनो एसिड। अभी मैं इसको वहां से लिखवा दूंगा स्लाइड से, इसके नीचे वो वाला बना लेना, ठीक है। तो ये तो हो गया इसका। अब एक होता है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, प्यूरिन से रिप्लेसमेंट हो जाए, या किसी पायरिमिडीन से। एक काम करते हैं, इसको एक साथ ना लिख के ना, इसको कैटेगराइज कर देते हैं अलग अलग में। सब्स्टिट्यूशन का मतलब है, जैसे ये एडेनिन है, ये ग्वानिन है, मैं ग्वानिन को वहां बैठा दूं, एडेनिन को यहाँ बैठा दूं, मैंने क्या कर दिया, इनकी पोजीशन को सब्स्टिट्यूट कर दिया, नहीं कर दिया। इसी चीज को सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। उससे क्या होता है, मिसपेयरिंग हो जाती है। इसके 2 टाइप होते हैं, ट्रांजिशन, ट्रांसवर्जन। ट्रांजिशन और ट्रांसवर्जन। ट्रांसवर्जन, ट्रांजिशन का मतलब है कि एडेनिन को कोई ग्वानिन रिप्लेस कर दे, या ग्वानिन की जगह एडेनिन लग जाए, ये ट्रांजिशन है। और उससे फर्क क्या पड़ेगा, देखो सपोज करो यहाँ पे 8 था, यहाँ पे T था, एडेनिन को G के साथ में रिप्लेस कर दिया गया, लेकिन G इसके साथ में बेस पेयरिंग नहीं कर सकता, तो इसे मिसपेयरिंग कॉज कर जाएगी। यहाँ पे क्लियर है मेरी बात आपको। ए और टी की पेयरिंग होनी थी ना, एक ही जगह किसको सब्स्टिट्यूट हो गया, G। ये म्यूटेशन को अराइज करता है, एक सिंगल नाइट्रोजन बेस पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो हुआ प्यूरिन रिप्लेस्ड बाय प्यूरिन, प्यूरिन से प्यूरिन का बदल जाना। एक होता है दूसरा टाइप, सी था उसकी जगह टी लग जाए, जहां टी था वहां पे सी लग जाए। इसमें क्या हुआ, पायरिमिडीन
रिप्लेस्ड बाय पायरिमिडीन। ट्रांसवर्जन में क्या होगा, सपोज करो किसी प्यूरिन को कोई पायरिमिडीन रिप्लेस कर दे, जैसे जहां पे ए था वहां पे सी आ जाए, जहां पे जी था वहां पे टी आ जाए। क्लियर है मेरी बात आपको? ये ट्रांसवर्जन है। या किसी पायरिमिडीन को कोई प्यूरिन, प्यूरिन क्या होते हैं, देखो प्यूरिन हमारे दो हैं, एडेनिन ग्वानिन। पायरिमिडीन हमारे तीन टाइप के होते हैं, थाइमीन, साइटोसिन, यूरेसिल। यूरेसिल केवल आरएनए में होता है और थाइमीन केवल डीएनए में होता है, बाकी ये तीनों कॉमन है, एजीसी। मतलब एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन डीएनए में भी होगा, आरएनए में भी होगा, लेकिन थाइमीन केवल डीएनए में होगा और यूरेसिल केवल आरएनए में होगा। क्लियर है? तो पायरिमिडीन से प्यूरिन रिप्लेस हो जाए, जैसे सी की जगह ए आ जाए या जी की जगह टी आ जाए, और हाँ टी की जगह जी आ जाए, इसे कहते हैं हम लोग सब्स्टिट्यूशन। ये तो रही बात पॉइंट म्यूटेशन की। एक और होता है, इसे कहते हैं टॉटोमराइजेशन। टॉटोमर्स बनते हैं उसमें। टॉटोमर्स का मतलब क्या है कि जैसे किसी एक नाइट्रोजन बेस में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का रीअरेंजमेंट हो जाए, जिसकी वजह से वो जिस नाइट्रोजन बेस के साथ में पेयरिंग करते थे उस पेयरिंग को करना छोड़ दे। क्लियर है मेरी बात आपको? तो एक होता है जिसे कहते हैं हम लोग टॉटोमराइजेशन। इसमें रीअरेंजमेंट हो जाए ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से क्या हो, नाइट्रोजन बेस मिसपेयरिंग कर ले, उसके अंदर मिसपेयरिंग कॉज हो जाए। क्लियर है? एक होता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। जो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन है उसमें क्या होगा, देयर इज डिलीशन और इंसर्शन ऑफ फ्यू नाइट्रोजन बेस पेयर्स। मतलब यहाँ पे जो चेंज आएगा वो एक पूरे सेगमेंट में आएगा, जिसकी वजह से इट विल ऑल्टर द रीडिंग फ्रेम। ठीक है? क्या हो गया ये ओजस्वी दीदी, लिखना चालू करो एक तरफ। अब अगली बात करते हैं हम लोग क्रोमोसोमल एब्रेशन की। देखिए क्रोमोसोमल एब्रेशन का मतलब है, जैसे इसमें सबसे पहला तरीका है डेफिशिएंसी या डिलीशन। इसमें जीन्स थी ए बी सी डी और ई। इसमें ई वाला सेगमेंट यहां से डिलीट हो गया, जिसकी वजह से जो ऑर्डर ऑफ जीन है वो कुछ ऐसा हो गया, ई गायब। जिसे कहते हैं डेफिशिएंसी या डिलीशन होना। एक कंडीशन है जिसे कहते हैं हम लोग
डुप्लीकेशन, इसे पहले पढ़ाया जाता था, इसमें एक डिजीज का नाम था क्राई डू कैट सिंड्रोम। इट इज कॉज ड्यू टू डिलीशन इन क्रोमोसोम शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमोसोम नंबर 5। ये भी याद करते थे, अब नहीं याद करना है, ठीक है। डुप्लीकेशन का मतलब है यहाँ पे ऑर्डर ऑफ जीन है ए बी सी डी ई, इसमें जो सी और डी है, इस सी और डी का डुप्लीकेशन होगा। डुप्लीकेशन का मतलब क्या है, ये हो गया ए बी सी डी ई, ये डुप्लीकेशन। उसके अलावा एक होता है जिसे कहते हैं इन्वर्जन। इन्वर्जन के दो टाइप हैं, एक पैरासेंट्रिक और एक पेरीसेंट्रिक। मतलब कहने का क्या है, यहाँ पे क्रोमोसोम था, इसमें था ए बी सी डी ई, ये यहां से ब्रेक हुआ और 180 डिग्री वापस रिवर्ट होके लग गया, डी पहले आ गया, सी वो पीछे चला गया, जिसके बाद ऑर्डर ऑफ जीन क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ जीन हो गया ए बी डी सी ई, जिसे कहते हैं पैरासेंट्रिक। पैरासेंट्रिक में देखो सेंट्रोमेयर इन्वॉल्व नहीं है ना, तो यहाँ पे सेंट्रोमेयर इज नॉट इन्वॉल्व्ड। पेरीसेंट्रिक में सेंट्रोमेयर इन्वॉल्व हो जाएगा, कैसे, ये हो जाएगा ए बी सी डी ई, अब ये ब्रेक कर दो आप यहां से और इसको घुमा दो वापस, ये हो जाएगा ए सी बी डी और ई, यहाँ पे सेंट्रोमेयर इन्वॉल्व। क्लियर है मेरी बात आपको। उसके अलावा एक होता है जिसे कहते हैं ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन ट्रांसलोकेशन दो क्रोमोसोम के आर्म्स में एक्सचेंज होना, जैसे एक क्रोमोसोम और एक क्रोमोसोम, इन दोनों के सेगमेंट्स आपस में एक्सचेंज हो जाएं, दो क्रोमोसोम्स की आर्म्स में एक्सचेंज हो जाना ट्रांसलोकेशन कहलाता है। इसका एक कंडीशन भी है, एक ब्लड कैंसर का टाइप है क्रोनिक माइलोजेनस ल्यूकीमिया, सीएमएल, क्रोनिक माइलोजेनस ल्यूकीमिया। ये होता है जब दो क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम नंबर 9 एक क्रोमोसोम नंबर 22, ये एक्स क्रोमोसोम है, ये वाई क्रोमोसोम है, ये ब्रेक हुआ वाई के ऊपर से, ये ब्रेक हुआ एक्स के नीचे से, ये वाला सेगमेंट इसमें लग गया, ये वाला सेगमेंट इसमें लग गया, और एक्स जीन तो पहले से थी उसके नीचे आके वाई जीन और लग गई, और इन्होंने एक फ्यूज्ड पॉलीप्रोटीन को बनाना शुरू कर दिया, फ्यूज्ड पॉलीप्रोटीन को बनाना शुरू कर दिया, जिससे कि डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़ गया, जिससे कि डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़ जाता है। इट इज प्रोटीन, पीआरओ, पीआरओ
TI है। और ऐसा क्रोमोसोम, ये कौन सा था, क्रोमोसोम नंबर 22। ऐसे क्रोमोसोम को पहली बार ऑब्जर्व किया गया था, अमेरिका की स्टेट है फिलाडेल्फिया, वहां की किसी लैब में इस काम को किया गया होगा, तो इसलिए हम लोग इसे फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम भी कहते हैं। फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम पे इसको नाम दिया गया। आई होप यू गॉट इट। लिख डालो इसे। जीनोमैटिक म्यूटेशन। जीनोमैटिक म्यूटेशन का मतलब है न्यूमेरिकल चेंज इन क्रोमोसोम नंबर। किसी भी क्रोमोसोम के नंबर में न्यूमेरिकली चेंज आ जाना। अब ये भी दो टाइप का है, या तो इसे कहते हैं एनयूप्लॉइडी, या इसे कहते हैं यूप्लॉइडी या पॉलीप्लॉइडी, या पॉलीप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी का मतलब है कि गेन या लॉस होना सिंगल क्रोमोसोम में, गेन या लॉस होना सिंगल क्रोमोसोम में। और इसका रीजन है नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम, नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम का नॉन डिसजंक्शन होना। अब ये कैसे समझ में आए, तो देखिए ये एक सेल है, इसमें एक दो क्रोमोसोम है, ठीक है, दो क्रोमोसोम है। ये कंडीशन बता रहा हूं मैं डिसजंक्शन की। डिसजंक्शन का मतलब है क्रोमोसोम का बराबर डिस्ट्रीब्यूशन होना, मतलब जब मियोसिस वन हुआ तो ये दोनों क्रोमोसोम्स ऐसे लग गए, ये ऐसे कर लो आप, चलो एक ही क्रोमोसोम रहने दो, इसे दो क्रोमोसोम कर लो तो आसानी होगी, क्योंकि मियोसिस वन में सेंट्रोमेयर स्प्लिट नहीं होता, वो मियोसिस टू में ही होगा। ये अपोजिट पोल पे चले गए, ये अपोजिट पोल पे आ गया, ये सेल डिवाइड हो गई, यहाँ दो सेल बनी, ये ऊपर वाले दो तो ये आ गए, ये दोनों इसमें आ गए। फिर जब मियोसिस टू हुआ ये सेंट्रोमेयर स्प्लिट हुआ और ये अपोजिट अपोजिट पोल पे चले गए, तो ऊपर वाली जो दो सेल है वो इसमें आ गई, नीचे वाले दो क्रोमोसोम इसमें आ गए, ये और ये इसमें आ गए, और ये इसमें आ गए, चारों सेल हैप्लॉइड 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 तैयार हुए। ये तो तब हुआ जब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। अब सपोज करो नॉन डिसजंक्शन हो जाए, मतलब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो क्रोमोसोम का, तो क्या होगा। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं नॉन डिसजंक्शन की।
और वो नॉन डिसजंक्शन हो रहा है मियोसिस 1 पे। यहाँ पे फिर से दो क्रोमोसोम बना लिए। अब की बार जब ये मेटाफेज पे आए तो ये फिर से इस तरीके से अरेंज हो गए, लेकिन अब की बार जब एनाफेज हुआ तो ये दो क्रोमोसोम एक साथ एंड टू एंड लगे रह गए, सेपरेट नहीं हो पाए, जिस कारण से ये 3 क्रोमोसोम तो ऊपर चले गए और एक क्रोमोसोम नीचे आ गया। मेरी बात समझ में आ रही है? सेपरेट नहीं हो पाए और इस कारण ऐसा हुआ कि 3 क्रोमोसोम तो इस सेल में आ गए और एक क्रोमोसोम इस सेल में रह गया। और जब इसने मियोसिस 2 किया तो यहाँ तो 3 क्रोमोसोम थे, यहाँ पे एक क्रोमोसोम है। ये सेग्रीगेट हुए और इस कारण से ये 3 ऊपर वाले तो ऊपर चले गए, 3 नीचे वाले इधर आ गए, एक ऊपर चला गया और एक नीचे आ गया। आने चाहिए था दो दो, यहाँ पे एक एडिशनल आ गया, हैप्लॉइड के साथ एक जुड़ गया तो n+1। दो आने चाहिए थे, एक एक्स्ट्रा आया n+1। दो आने चाहिए थे, एक आया n-1। दो आने चाहिए थे, एक आया n-1। मेरी बात क्लियर है? पक्का क्लियर है? तो इस वाली कंडीशन को कहते हैं हाइपरप्लॉइडी, बढ़ गया क्रोमोसोम नंबर। उस वाली कंडीशन को कहते हैं हाइपोप्लॉइडी, क्रोमोसोम नंबर घट गया। इसमें देखो यहाँ पे मियोसिस 1 बिल्कुल नॉर्मल हुआ, बिल्कुल नॉर्मल। लेकिन जब मियोसिस 2 हुआ तो एक सेल में सिस्टर क्रोमेटिड स्प्लिट नहीं हो पाई, एक में स्प्लिट हो गई और दूसरी वाली सेल में बिल्कुल नॉर्मल हुआ सब कुछ। यहाँ पे 3 ऊपर चले गए और यहाँ पे ऐसा हुआ। तो इसमें दो सेल जब तैयार हुई तो 1 2 3 इसमें आई, एक इसमें आ गई और इसमें 2 और 2, तो ये हो गया n+1 n-1 n। तो ऐसा भी हो सकता है, चारों कंडीशन हो सकती है। ये नॉर्मल, ये नॉन डिसजंक्शन मतलब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम एट द लेवल ऑफ मियोसिस 1, वो नॉन डिसजंक्शन एट द लेवल ऑफ मियोसिस 2। क्लियर है मेरी बात आपको? तो यहाँ पे एन्यूप्लॉइडी के अंदर भी दो कंडीशन है, हाइपोप्लॉइडी, हाइपरप्लॉइडी। इसमें हो जाएगा 2n-1 2n-2। दो में से एक गया, एक बचा तो कहेंगे मोनोजोमी। दो में से दोनों चले गए, जीरो बचा, जीरो के लिए टर्म यूज करते हैं नल, इसे कह देंगे नलिजोमी। हाइपरप्लॉइडी में दो में एक जुड़ गया तो एक 3 हो गए, क्या कहेंगे? ट्राइजोमी। दो में एक जुड़ा
सॉरी दो, कहेंगे इसे टेट्राजोमी। पहले तो इसे लिखो, फिर हम लोग यूप्लॉइडी को भी बांटेंगे। पहले ये चार्ट करो, फिर वो जो डायग्राम बनाया था उसे कंप्लीट करो फास्ट। क्या ऊपर क्या लिखा हुआ है बेटे, लो जल्दी करो।